पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे 1979 की इस्लामिक क्रांति ने दशकों पुरानी ईरान इजराइल दोस्ती को दुश्मनी की आग में झोंक दिया। हमने विस्तार से चर्चा की कि कैसे आयतुल्लाह खमेनी के आने के बाद छोटे शैतान और बड़े शैतान के नारों ने मिडिल ईस्ट की शांति को भंग किया और कैसे ईरान इराक युद्ध के दौरान इजराइल ने गुप्त रूप से ईरान को हथियार बेचे और कैसे 21वीं सदी में स्टक्सनेट वायरस और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं ने इस छाया युद्ध को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर आपने इस सीरीज के पिछले 2 हिस्से नहीं देखे हैं तो जिसमें हमने उस पुराने याराने और 2024 तक की घटनाक्रम को डिकोड किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर जाकर आप पूरी पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं उस खौफनाक वर्तमान की जिसने 2026 की शुरुआत में पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। आज की स्थिति यह है कि वो शैडो वार अब इतिहास बन चुका है और एक ऐसा पूर्ण विकसित सैन्य संघर्ष शुरू हो चुका है जिसकी मिसाल आधुनिक इतिहास में नहीं मिलती। आधी रात का सन्नाटा अभी टूटा ही नहीं था कि आसमान से मौत बरसने लगी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक ऐसा फुल स्केल मिलिट्री अटैक यानी पूर्ण सैन्य हमला शुरू कर दिया और इस विशाल सैन्य अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यह कोई एक दिन की सर्जिकल स्ट्राइक या छोटा हमला नहीं है। वाशिंगटन से आ रहे अमेरिकी अधिकारियों के बयान रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उनका कहना है कि यह हमला कई दिनों या शायद हफ्तों तक चलेगा। उनका सीधा संदेश है, हम ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को जमीन में मिला देंगे और यह पूरी तरह से एक नया अध्याय होगा। तेहरान, इस्फहान, कोम और किरमशाह ईरान का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा है जहां इस वक्त बम नहीं गिर रहे हों। लेकिन इस पूरे हमले में सबसे चौंकाने वाली बात और दुनिया को हिला देने वाली खबर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी के कंपाउंड से आई। यह अब आधिकारिक रूप से कंफर्म हो चुका था अब तक कि खमेनी के आवास पर हुई भारी बमबारी में उनकी मौत हो चुकी थी। खुद ईरानियन स्टेट टीवी ने भारी मन से यह ऐलान किया कि हजरत सैयद अली हुसैनी खमेनी अब शहीद हो चुके हैं। ईरान में इस समय तक सन्नाटा और चीखें एक साथ गूंज रही थी। वहां 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक और 7 दिनों की छुट्टी का ऐलान भी हो गया। जिस वक्त यह स्ट्राइक हुई खमेनी अपने ऑफिस में एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। इस हमले की विभीषिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें न केवल सर्वोच्च नेता बल्कि उनकी बेटी, उनके दामाद और उनकी पोती की भी जान चली गई। यानी एक ही झटके में ईरान के सबसे ताकतवर परिवार का अंत कर दिया गया। इसके अलावा ईरान की सेना के कई टॉप कमांडर्स जो उस वक्त एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग में मशाविरा कर रहे थे, मलबे के नीचे दफन हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस जीत का दावा करते हुए कहा है कि वो लोग जो ईरान के सारे फैसले लेते हैं उनमें से ज्यादातर अब जा चुके हैं। तेहरान की सड़कों पर इस वक्त अजीबोगरीब और बटा हुआ माहौल दिख रहा था। एक तरफ जहां सरकार के समर्थक सड़कों पर मातम मना रहे थे और रो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दबी जुबान में कुछ लोग जश्न भी मना रहे थे जिन्हें लगता है कि यह शासन उनके दमन का कारण था। लेकिन यह जश्न और मातम बहुत देर तक नहीं टिका क्योंकि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पलटवार का ऐलान कर दिया। ईरान का जवाब इतना भयावह था कि उसने सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि पूरे गल्फ रीजन को अपनी आग में लपेट लिया। ईरान ने यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। दुबई के आलीशान बुर्ज और गगनचुंबी इमारतों के पास धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। अबू धाबी में गिरी एक मिसाइल के मलबे से एक नागरिक की मौत की खबर आई है, जबकि दोहा में अमेरिका के विशाल अल उदैद एयरबेस के पास से काले धुएं के गुबार उठते देखे जा रहे हैं। बहरीन में तो स्थिति और भी नाजुक है, जहां अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट बेस पर सीधा प्रहार हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो देखकर दुनिया सन्न है। IRGC का दावा है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में मौजूद 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है और इस जवाबी कार्रवाई को नाम दिया गया है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4। लेकिन दुखद बात यह है कि यह हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। दुबई, कुवैत और बहरीन में 5 स्टार होटलों से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया, जिससे यह साफ है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब जरा सोचिए, इस पूरे गल्फ रीजन में 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं। जहां जहां ये मिसाइलें गिर रही हैं वहां आपके भाई, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार और लाखों भारतीय कामगार मजदूर। भारत की एम्बेसी ने आनन फानन में एडवाइजरी जारी कर दी है और सभी भारतीय कहा कि अत्यधिक सावधानी बरतें। अकेले इजराइल में 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और कर्मचारी फंसे हुए हैं। लगभग सभी गल्फ देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और लोग वहां कैद होकर रह गए हैं। लेकिन अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो इसका असर सिर्फ वहां रहने वाले लोगों पर नहीं बल्कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स के जरिए इंपोर्ट करता है। हर रोज लगभग 26 लाख बैरल तेल इन्हीं रास्तों से भारत आता है। ईरान ने पहले ही धमकी दे दी है कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स की खाड़ी को बंद कर देगा
जाएगा। एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए नाइटमेयर सिनेरियो यानी एक भयावह सपना कह रहे हैं। अगर सप्लाई रुकी तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छुएंगे, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई बेलगाम हो जाएगी और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इस पूरी घटना की टाइमिंग भी बहुत कुछ कहती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हमले से ठीक 2 दिन पहले ही इजराइल के ऐतिहासिक दौरे से लौटे हैं और 25 और 26 फरवरी 2026 को मोदी इजराइल में थे और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे थे और उनके पार्लियामेंट नेसेट में भाषण दे रहे थे। और अब इजरायली रक्षा अधिकारियों के हवाले से खबर आ रही है कि यह हमला महीनों पहले से प्लान किया गया था और इसी बात को लेकर भारत की राजनीति में भी बवाल मच गया है। विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री के मित्र नेतन्याहू ने भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला कर दिया और भारत को शायद इसकी भनक तक नहीं थी। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने कहा कि भारत ने हमेशा इस मुद्दे पर तटस्थ रुख रखा, लेकिन हमले से ठीक पहले इजराइल का दौरा करना दुनिया को एक गलत संदेश देता है। हालांकि कूटनीति की अपनी मजबूरियां होती है, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो किसी भी विचारधारा से परे इंसानियत का कत्ल है। इस युद्ध की सबसे दर्दनाक और दिल दहला लेने वाली तस्वीर ईरान के मीनाब शहर से आई थी। वहां एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर सीधा बम गिरा जिसमें कम से कम 100 मासूम बच्चे मारे गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब स्कूल भरा हुआ था और पढ़ाई चल रही थी। और इस त्रासदी के बीच विडंबना देखिए कि इजराइल का ऑफिशियल अकाउंट ट्वीट करता है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। सवाल यह उठता है कि क्या एक प्राइमरी स्कूल पर बम गिराना आत्मरक्षा का हिस्सा है? और इस मौजूदा संकट की शुरुआत दरअसल दिसंबर 2025 में ही हो गई थी, जब ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। ईरान की करेंसी 40% गिर चुकी थी और खाने पीने की चीजों के दाम 72% बढ़ गए थे और इसके विरोध में ईरान के इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिन्हें दबाने के लिए वहां की सरकार ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलवाई। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 30,000 प्रदर्शनकारी मारे गए थे। तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मदद आ रही है, हेल्प इज ऑन द वे। उन्होंने मिडिल ईस्ट में 2003 के इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा शुरू किया। फरवरी 2026 की शुरुआत में ऐसा लगा था कि शायद मामला शांत हो जाएगा। हमले से महज एक दिन पहले ओमान के वित्त मंत्री ने बयान दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता होने वाला है, लेकिन अगले ही दिन बमों की बरसात ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस और इजराइल ने मिलकर ट्रंप को इस हमले के लिए लगातार प्रेरित किया था। ट्रंप का ट्वीट तो देखिए, जहां वे खुद को दुनिया का सर्वे सर्वा समझते हुए ईरान के लोगों को लिख रहे हैं कि जब हम इस काम को खत्म कर लेंगे तब आप अपनी सरकार संभाल लेना। यह बिल्कुल 2003 की याद दिलाता है, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। वो युद्ध 20 साल तक चला, जिसमें अरबों डॉलर स्वाहा हो गए और लाखों बेगुनाह मारे गए। आज ईरान इराक से 2 गुना बड़ा है। अमेरिका बहाना दे रहा है कि वो ईरान के तानाशाह को हटाकर वहां लोकतंत्र और शांति लाना चाहता है, लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बाहरी ताकत ने किसी देश के अंदरूनी मामलों में दखल दिया है, परिणाम अक्सर विनाशकारी ही रहे हैं। कर्नल गद्दाफी और सद्दाम हुसैन दोनों ही निसंदेह क्रूर तानाशाह थे, लेकिन अमेरिका ने जब उन्हें जबरन हटाया तो वे देश और भी ज्यादा अस्थिर हो गए। लीबिया और इराक आज तक उस तबाही से उबर नहीं पाए हैं। वहां आम जनता की हालत बद से बदतर हो गई है और नए नए आतंकवादी संगठन पैदा हो गए हैं। अब सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ईरान भी इसी तरह अस्थिरता के दलदल में ना फंस जाए। अगर ईरान एक फेल्ड स्टेट बनता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में जो अराजकता फैलेगी उसे संभालना नामुमकिन होगा। ये केवल 2 देशों की लड़ाई नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था, मानवीय मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय शांति की हार है। आज जब हम तेहरान और दुबई की जलती हुई तस्वीरों को देखते हैं तो दिल दहल जाता है। बहुत से लोगों को शायद यह लग सकता है कि एक तानाशाह का मारा जाना अच्छी बात है, लेकिन क्या इसकी कीमत मासूम बच्चों की जान और करोड़ों लोगों का विस्थापन होना चाहिए? क्या एक विदेशी शक्ति का इस तरह से किसी देश की संप्रभुता को कुचलना सही है? अमेरिका कहता है कि वो आजादी ला रहा है, लेकिन क्या मलबे के नीचे दफन होने वाली आजादी वाकई आजादी कहलाती है? इजराइल और ईरान का ये संघर्ष अब उस मोड़ पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। ये युद्ध आने वाले कई दशकों तक दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करेगा। पेट्रोल की कीमतों से लेकर वैश्विक सुरक्षा तक हर चीज अब इस आग की तपिश में झुलसेगी। इस पूरी स्थिति के पीछे की जटिल जियोपॉलिटिक्स और ईरान, इजराइल तथा अमेरिका के दशकों पुराने कड़वे इतिहास को अगर आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो मैंने इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो बनाया है। वहां मैंने एक एक तथ्य और घटना को विस्तार से समझाया है कि कैसे हम आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं। यहां स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जाकर इन चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उम्मीद है कि इस वीडियो, इस सीरीज में जो मिडिल ईस्ट की सुलगती हुई आग है, सुलगते हुए मुद्दे हैं और जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का वार है, इन तीनों वीडियो
के माध्यम से हमने आपको पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी है। उम्मीद है कि तीनों वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें राय जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आखिर ईरान में जो 30,000 लोगों का नरसंहार हुआ अमेरिका के अटैक से पहले, जब विद्रोह शुरू हुआ तो अमेरिका के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने कत्लेआम किया था 30,000 लोगों का, अगर उसको आप देखना चाहते हैं आखिर ये क्यों था, क्या था इसके पीछे का रीजन, कैसे मारा गया और क्यों ये खबर बाहर नहीं आई, इस पर अगर विस्तृत वीडियो रिसर्च बेस्ड चाहते हैं तो कमेंट में राय दीजिएगा। हम इस पर रिसर्च बेस्ड फुल वीडियो आपके बीच में लेकर आएंगे। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।